नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज इस टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर ऋषिकेश से, जहां पे हरिद्वार के लक्सर में फिल्मी स्टाइल में गैंगवार को नजारा देखने को मिला। जी हां, बता दें जहां कोर्ट में पेशी पर जा रहे एक गैंगस्टर को बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। बुधवार को दोपहर दिन दहाड़े लक्सर के फ्लाईओवर पर ऊपर हुई फायरिंग से सनसनी मच गई और वही फायरिंग में घायल गैंगस्टर विनय त्यागी पश्चिमी यूपी का रहने वाला है, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वारदात के बाद दो हथियारबंद बदमाश बाइक पर पलट कर फरार हो गए और कमरे में कैद हो गए। बता दें कि दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और बता दें कि सरेराह हुई फायरिंग से पुलिस को भी चुनौती दे डाली है। पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है और घायल विनय त्यागी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। ऋषिकेश के एम्स में भर्ती किया गया है, जहां पर इलाज के देरी को लेकर भी कई परिजनों ने हंगामा कर दिया और तरह तरह के इल्जाम भी लगाए गए हैं। एम्बुलेंस के हरिद्वार के ऋषिकेश 2 घंटों में पहुंचने पर भी सवाल उठाए गए, जबकि बता दें कि 24 किलोमीटर दूरी होने के बाद भी इतनी देरी लगी और परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं घंटों इंतजार पर निकले गए, मिलने से भी नहीं दिया जा रहा है। विनय त्यागी की बेटी ने बोला कि हमें नहीं पता क्यों हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, हालात कैसी है, इलाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है और पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। परिजनों के पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। कि ना तो हमारे से अच्छी तरह से वो बात कर रहे हैं। हमारे भैया टिंकू त्यागी अंदर एडमिट है, उनका ना तो अभी तक हमें पता चला कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। हरिद्वार से एम्बुलेंस को आने में यहाँ कम से कम 2 घंटे लगे। अब ये बताओ कितनी स्पीड से एम्बुलेंस आई होगी जो यहाँ तक आने को 2 घंटे लगे। ना तो हमें पुलिस वाले अंदर जाने दे रहे, ना हमें तो कुछ भी नहीं पता चला। 4 घंटे से यहाँ लोग हैं। तीन गोली लगी है, प्रमुख सार्गो, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चला, कुछ नहीं पता लगने दे रहे ये लोग हमारे से। ना तो हमको अंदर जाने दे रहे, ना गुड़िया के अंदर जाने दे रहे लोग। डॉक्टर से कुछ अभी तक आप मिल पाए? नहीं मिल पाए, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं यहाँ के लोग। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड सरकार ही क्या कर रही है कि मतलब 3 गुंडे आते हैं, सरेआम गोली मार के चले जाते हैं और ये निकल जाते हैं, जबकि वहां इतना कंजेस्टेड एरिया है, इतने लोग हैं, उसके बाद भी गोली मार के ऐसे निकल रहे हैं। क्या उत्तराखंड पुलिस कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। इसमें उत्तराखंड पुलिस की साफ साफ लापरवाही है। सब कुछ प्री प्लान है, सभी साजिश के तहत हो रहा है। मामला हो क्या मामला? आज सुबह 12:30 बजे से 12:30 से 12:45 के बीच में मेरे डैड को गोली मार दी गई है 3 बार। उनके कंधे में गोली आई है और उनको अटैक किया गया है उनके ऊपर। जब वो ट्रायल के लिए जा रहे थे, उनकी आज रिमांड की डेट थी, तो आज वो उसके लिए मजिस्ट्रेट के पास पेशी के लिए जा रहे थे और उसके बीच रास्ते में यह हुआ गया है। जबकि हमने एप्लीकेशन डाल रखी थी, हमें ऐसा डाउट था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमने एप्लीकेशन डाल रखी थी कोर्ट में और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद भी हमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया था। मजिस्ट्रेट ने पूरा ऑर्डर दे दिया था, ये बता दिया था कि मेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था, कॉल कर दी थी, ये बोलने के लिए कि सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करनी है। और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी ये सब कुछ हुआ है आज। और अब ये सब कुछ उत्तराखंड पुलिस के कस्टडी में हुआ है। उनके साथ वो सिंगल गाड़ी लेके गए थे, उनको सिंगल गाड़ी में लेके गए थे, 4 सिपाही थे उनके साथ और उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया। मेरे पापा को अकेला छोड़ दिया गाड़ी में, उनको तब गोलियां लगी है और ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया उनको? गोली लगने के लिए खुद भाग गए वहां से पुलिस वाले। कोई धमकी वगैरह मिली आपको? हाँ जी, हमारे घर पे आए थे, वेरिफिकेशन के नाम से आए थे। जो मेरे भैया और मेरे हमारे रिलेटिव गए थे उनसे मिलाई करने जेल में, तो उस टाइम उनके लिए वेरिफिकेशन के नाम से घर पे आए और घर पे उनको मना करके गए, बोल के गए कि इससे दोबारा मिलना मत, वरना तुम्हें भी खा लिया जाएगा, तुम्हारे साथ भी बहुत करना शुरू किया जाएगा। हमें इससे पहले भी बहुत जान की धमकी मिली हुई है, मुझे, मेरे पापा मम्मी को, मेरे दोनों भाइयों को, हम सबको जान का खतरा है। तो लाया गया यहाँ से किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या उनकी कंडीशन अभी बताई जा रही है? उनको 12:30 बजे गोली लगी थी और उनको अब CT स्कैन के लिए ले
जाया जा रहा है, वो भी अभी तक ले जाया नहीं गया है। उनको सिर्फ फर्स्ट एड मिली है, उनको 3 डिफरेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है इससे पहले कि यहाँ आए हैं। रास्ते में पुलिस के पीछे पीछे हमने गाड़ी लगा रखी थी, पुलिस और एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल रहे थे हम सुबह से, और वो हमारे पास वीडियो है बकायदा ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने 20-30 की स्पीड से तेज गाड़ी नहीं करी है, जान बूझ के ऐसा क्यों किया गया है। आज मैम कोई डिमांड साथ में चाहती हूँ, हमारी बस ये डिमांड है कि इस केस को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसकी बिल्कुल कोर्ट तक पहुंचा जाए और ये पता चले कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये तो केस क्यों लग रहे हैं मेरे पापा मम्मी से, ये क्यों किया जा रहा है ये सब और कहाँ से हो रहा है। पुलिस की जो सुरक्षा रही वो किस तरह की रही? पुलिस की सुरक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। मेरे मजिस्ट्रेट ने ये तक बोला था आज सुबह, मजिस्ट्रेट को जब पता चला कि शूटिंग हुई है, उन्होंने ये बोला था कि अगर वो बयान देने की हालत में है तो आ जाए, वो हम आ जाते हैं, हम स्टेटमेंट ले लेते हैं उनकी, लेकिन पुलिस ने नेगेटिव आंसर दे दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं वो हालत में नहीं है। मैं अभी अपने पापा से मिलती आई अंदर, मैंने उनकी शक्ल दी थी, उन्होंने मेरे को देखते बोला हालत दी, हाँ मेरा बच्चा, ये बात करने लायक है, उनके स्टेटमेंट लिया जाए अभी, ये सब चीजें तो इन्वेस्टिगेट। खबर ऋषिकेश से, जहां पे एसडीएम योगेश मेहरा को सख्त निर्देश के बाद ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एसडीएम योगेश मेहरा ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे और आंकड़ों में पूरी सटीक बनी रहे। इसी क्रम में बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए। घर घर सत्यापन में मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर प्रक्रिया तेज आई है और क्षेत्र में लोगों को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए आज चंद्रेश्वर नगर में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों को एसआईआर की महत्व और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। एसडीएम ने जनता से अपील की है कि वह घर आ रहे बीएलओ को सही जानकारी दे ताकि त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। बता दें कि एसडीएम मेहरा खुद पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, ऋषिकेश अंतर्गत वर्तमान में ऋषिकेश विधानसभा में 179 जो है वो हमारे बूथ हैं और जिनको 18 सुपरवाइजर और 3 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में विभाजित करते हुए एसआईआर का कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है, जिसमें जो बीएलओ की हम लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, जो प्री एसआईआर एक्टिविटी है उसमें डोर टू डोर जाकर जो मतदाताओं से पहुंच और संवाद स्थापित किया जाना है वो लगातार हो रहा है, जिसमें प्रत्येक बीएलओ को प्रतिदिन जो है न्यूनतम 30 मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने और उनसे जो है संवाद करने और 2025 और 2003 की जो मतदाता सूची है उससे मिलान करने के लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है और ये कार्यक्रम अभी लगातार हमारा अभी 31 दिसंबर तक उसको पूर्ण करने के लिए गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फिर काम कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बता दें कि आचार्य क्रूज सालू सैनीन जी ने किया है मां सरस्वती और समक्ष दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के शुभारंभ है, जिसमें बता दें कि पूनम अनीजा जी और निशा चौरसिया, डॉक्टर श्रीमती सरिता सिंह और श्रीमती शीला उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने सप्त शक्ति परिवार संरक्षण और भारतीय नारी के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग संस्कृति प्रस्तुत भी दी गई। कार्यक्रम के उद्देश्य नारी सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता रहा। ये जो कार्यक्रम आज सप्तशक्ति संगम का चल रहा है, ये कार्यक्रम केवल एक आज ही नहीं हो रहा है, ये 5 अक्टूबर 2025 से और 23 जनवरी 2026 तक होने वाला विद्या भारती शिक्षण संस्थान का महिलाओं का कार्यक्रम, महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा होने वाला, ये पूरे भारत में 20,000 कार्यक्रम होने वाले हैं। और इसके पीछे विद्या भारती का ये ध्येय है, जैसा कि समाज के हर व्यक्ति को मालूम है
कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन जहाँ पर केवल एक शिशु के विकास के बारे में विचार किया जाता है, वहाँ विद्या भारती शिशु के विकास के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार का विकास, समाज का विकास और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व कल्याण कैसे होगा, इस पर कार्य करती है। तो विद्या भारती के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, एक जयंती समारोह मनाया जा रहा है अगले वर्ष। तो उस उपलक्ष्य में इस बार विद्या भारती ने एक नई योजना बनाई है, जिसका एक सप्तशक्ति संगम के नाम से आयोजन किया रहा है। और इसके पीछे एक जो पीड़ा है विद्या भारती की, वो है कि जो आज का समाज जो विकृत होता जा रहा है और जो समाज में जो विकृतियां बच्चों में आ रही हैं, आने वाले समाज में आ रही हैं, आधुनिकता की जो एक छाया को लेकर जो हम लोग सोच रहे हैं कि वो हमारी छत्र छाया बन गया है, उस पर अगर विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं विकृति की ओर जा रही है। हम उससे बचने का मार्ग तो है कि सबसे बड़ी बात है कि भगवत गीता से बड़ा तो कोई मार्ग है नहीं। हम खुद कहते हैं कि हमारे जीवन का सार ही भगवत गीता है और हमारा जो सप्तशक्ति कार्यक्रम है ये भगवत गीता के माध्यम से लिया गया है। हमारे भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है उसके 34वें श्लोक में बताया गया है कि अगर कभी भी समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना हो तो उसका जो प्रमुख माध्यम है वो एक नारी है। आज जिस विकृति की आप बात करते हैं उसमें वही बातें जो आप लोग अभी हमें समक्ष कह रहे हैं कि जो बच्चों को मोबाइल की आदत हो गई है या बच्चे अपने आधुनिक खेल जो पुराने खेलों से दूर होते जा रहे हैं, यही सब साधन है जो भगवत गीता के माध्यम से, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि सार भगवत गीता है, तो वहाँ बताया गया है कि अगर नारी जो अगर जागृत हो गई तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। और उसी नारी को समझाने के लिए कि हनुमान जी की अगर खोई हुई शक्तियों को अगर जगाया नहीं जाता तो समुद्र पार नहीं होता, ऐसे ही अगर आज के हनुमान को जगाना है तो नारी के मन में छिपे हुए जिस दिन हनुमान को जगा दिया गया, उस दिन समाज में होने वाली हर विकृति को दूर किया जा सकता है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, हमारे बच्चे इधर जा रहे हैं, उसका कारण आधुनिकता है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आधुनिकता की जो छाया हमने ओढ़ ली है ना, उस छाया ने ही हमारे विचारों को धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया है। अब नारी के अंदर इन सब चीजों की जब चेतना जागृत होगी, ये सप्तशक्ति का माध्यम है, जिसका एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कीर्ति श्रीवाचा नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भगवान के द्वारा दिए गए ये 6 गुण जिस दिन नारी समझ जाएगी, उस दिन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो हमारे बच्चों में भाव विभोर होकर जो बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, उस गलत राह पर जाने पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और कोई नहीं, 20,000 कार्यक्रम हो रहे हैं, करोड़ों महिलाएं ऐसे सुनेंगी, और हमारा है 100 महिलाएं भी जाग गई तो करोड़ महिलाएं अपना सुधर जाएंगी। खबर चंदौली से, जहां पे अज्ञात हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ किया हमला। जी हां, हमलावरों ने युवक के ऊपर धारदार चाकू से किया हमला। घटना के अंजाम देकर हमलावर मौके से हुए फरार। खून से लथपथ युवक को देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना के बाद सर्कसियों सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत देख ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। आपको बता दें कि धानापुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव की सीवान बताई जा रही है ये पूरी घटना। सर, एक चाकू से हमला किया हुआ घायल युवक आया है जिला अस्पताल में, क्या स्थिति? एक मिथिलेश राम 25 साल उम्र का एक लड़का धानापुर रहने वाला है, वो हमारे पास एम्बुलेंस द्वारा लाया गया और प्राथमिक उपचार देके धानापुर CHC से रेफर किया गया था हमारे यहाँ। और यहाँ देखने के उपरांत उसके शरीर में बहुत सारे चाकू के निशान थे, खासकर पीठ पे और सर पे, और उसको प्राथमिक उपचार देके उसको BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और संभावना थी शायद अंदर खून का रिसाव हो रहा है। खबर हरदोई से, जहां पे पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण। हरदोई में बता दें कि आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बता दें कि प्रशिक्षु आरक्षियों के परेड क्वार्टर, गार्ड, अर्दली रूम तथा डायल 112 से संबंधित व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। परेड प्रशिक्षण समय पुलिस अधीक्षक अनुशासन, वर्दी की साफ सफाई, शारीरिक दक्षता, ड्यूटी के बता दें कि प्रति सतर्कता विशेष रूप से जारी किया गया। वहीं प्रशिक्षु अभ्यर्थियों और आचरणियों को कर्तव्य निष्ठा, समय पालन और जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही क्वार्टर गार्ड और अर्दली रूम की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक दिशा निर्देश भी दिए गए। डायल 112 पर कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण कर त्वरित रिस्पांस और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की निर्देश में संबंधित अधिकारियों को दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस लाइन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ और अनुशासित होगी, तभी जनपद में कानून व्यवस्थाएं और अधिक मजबूत किया जा सके। निरीक्षण के दौरान अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
खबर अलीगढ़ से, जहां पे बता दें कि अलीगढ़ में कार में 2 शव मिलने से सनसनी फैली। जी हां, 2 युवकों की संदिग्ध मौत, कार में मिले शव। वहीं सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अलीगढ़ खैर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खैर थाना क्षेत्र ने बरका चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां पे इंस्टाग्राम पे फर्जी आईडी बनाकर कातिलों ने युवक को बुलाया और उतार दिया मौत के घाट। जी हां, दरअसल बता दें कि नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद हाईवे पर 21/12/2025 को एक युवक का शव मिला है और कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल भी मिली थी, जिसको पुलिस ने एक्सीडेंट के आधार पर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है, जिसके गले पर चोट के निशान मिले हैं। दिनांक 23/12/2025 को मृतक के पिता की दिलशाद निवासी मोहल्ला अहमद खेल थाना किरतरपुर की तहरीर पर थाना नाजियाबाद में एक तहरीर दी गई, जिसमें उस अपने बेटे की हत्या रफीक पुत्र के शफीक और उसके पुत्र राहत और रफत और अन्य लोग नामित किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की है और पुलिस जांच की है। तो जांच के दौरान घटना में अरशद पुत्र राशिद निवासी और की मुगल शाह और नाजिबाबाद का नाम प्रकाश में है, जो पुलिस टीम का गठन जांच कर रही है। वही थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गढ़ और बता दें कि रफीक पुत्र शफीक और दूसरा राहत और 3 रफत और पुत्र गढ़ रफीक समस्त गढ़ निवासी मोहल्ला अहमद खेल थाना करतरपुर में 4 अरशद पुत्र राशिद निवासी और मुगल शाह थाना नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक सुपरविटो कार और मृतक समीर का टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मृतक समीर नशे का आदी था और उसने राहत की और वही बता दें कि बहन को प्रेम जाल में फंसा लिया था। अभियुक्तों के द्वारा समीर के काफी समझाया धमकाया गया। विवाद बढ़ने पर थाना किरतरपुर से चलाना हुआ, लेकिन समीर ने बता दें कि अभियुक्तों ने बताया कि 7 से 8 माह पूर्व जोनल पुत्र नफीस निवासी सलेमपुर जो दिल्ली से झाड़ फूक का काम करता था संपर्क किया गया और समीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। इस कार्य को करने के लिए आपको बता दें कि जोनल को 20 लाख देने का वादा किया था, जिसमें से 3 लाख नकद और 2 लाख बैंक खाते में दिए गए थे और शेष राशि काम होने के बाद वादा किया गया। जैनुल ने इंस्टाग्राम पर फर्जी महिला आईडी बनाकर समीर को विश्वास में बता दें कि लिया गया और साथ ही अरशद को आरिफ पुत्र इब्राहिम हाल निवासी वेलकम दिल्ली को जो मूल निवासी संभल का रहने वाला था और सलीम मूल निवासी मुरादाबाद से मिलकर समीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार दिनांक 20/12/2025 को रात्रि में समीर को नजीबाबाद बुलाकर अरशद, जुनैल, आरिफ और सलीम ने एक राय होकर जुनैल को मफलर से समीर का गला घोटकर हत्या कर दी और समीर के शव को मोटरसाइकिल को हाईवे के किनारे फेंक दिया। ये एक्सीडेंट लगे। वहीं जहां पुलिस ने 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया है, बाकी तलाश जारी है। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला था और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद,
उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें जो पैसा देने की, सुपारी देने की बात थी, वो क्या पूरी घटना है? देखिए, एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफ़ी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है, जो तय हुआ था। बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिया गया, जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, उसके लिए अलग से हम आपको बताएं। खबर अलीगढ़ से, जहां पे अवैध खनन के कारोबार को स्थानीय पुलिस बेखबर। जी हां, थाना लोधा इलाके में चल रहा खुलेआम खनन का कारोबार। खनन करती है जेसीबी और डंपर की वीडियो हुआ वायरल। शाम ढलते ही शुरू हो जाता है अवैध खनन का कारोबार। अवैध खनन के डंपर ने भर पे जारी मिट्टी और वीडियो हुआ वायरल। दिन ढलते ही जेसीबी और डंपर से हो जाते हैं शुरू काम। वही अवैध खनन के स्थानीय लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं होती है कार्रवाई। दिन रात चल रहे अवैध खनन के डंपर से रोड के हाल बेहाल हुए। वही अवैध खनन के चलते खेतों में देखने को मिल रहा है 8 गड्ढे फिट। जी हां, बता दें कि स्थानीय पुलिस और खनन अधिकारी खनन माफियों के आगे नतमस्तक है। स्थानीय पुलिस की चुप्पी आगे के खनन माफियों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। पूरा मामला थाना लोधा इलाके के गांव के इनायतपुर बझड़ा का बताया जा रहा है। खबर संभल से, जहां पर जनपद में फिर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के द्वारा 2 दिन का अवकाश घोषित। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कदम जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया। जनपद में अधिक कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव लगाकर अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास करें और जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जनपद भर में अत्यधिक शीतलहर और कोहरा होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त शिक्षण संस्थान विद्यालयों का 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश 26/12/2025 से 27/12/2025 तक रहेगा। यदि इसी तरह से ठंड आगे भी पड़ती रही तो अवकाश हो सकता है, क्योंकि पहले भी जिलाधिकारी ने 2 दिन का अवकाश बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया था और आज फिर 2 दिन का अवकाश जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने लिया है, क्योंकि अत्यधिक जनपद भर में शीतलहर और घना कोहरा होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रखा गया है। खबर अमरोहा से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में ग्राम अफजलपुर से लूट के गुरुद्वारा और ये बता दें कि दशमेश पातशाह दरबार साहिब की सालाना दीवार मौके पर भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सूरन सिंह चौधरी द्वारा शब्द कीर्तन और गुरुवारी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरु का अटूट लंगर वर्ष। इस अवसर पर निशाना साहिबा की सेवा, कीर्तन, अखंड पाठ, भोग और आनंद साहिब जी का पाठ किया गया और क्षेत्र से आए सम्मानित लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। और इस मौके पर डॉक्टर सूरन सिंह चौधरी ने कहा कि सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी को लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय को जो प्रत्येक बताते कि भारतीय मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी
मातृभूमि के प्रति भी उतना ही ग्राही बनता है। गुरु तेग बहादुर महाराज ने उस कालखंड में जब यह देश औरंगजेब के अत्याचार को करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे, तो केवल कश्मीर में नहीं पूरा हिंदुस्तान करा रहा था। तब औरंगजेब की बर्बरता के खिलाफ सिखों ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी। सिख गुरु जहां भी गए, शक्ति और विश्वास का प्रकाश फैला। उनका जीवन शिक्षाएं पीढ़ियों को राष्ट्र, धर्म और मानवता के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। मध्यकाल में जब आपको बता दें कि विद्याधर्मियों के आतंक से देश, धर्म और मानवता के साथ हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थे, तो स्वयं अस्तित्व के लिए मानवता का गुहार लगा रहे थे। उस कालखंड में मानवता के कल्याण के लिए जो प्रकाश पुंज आपको बता दें कि प्रकट हुआ, उन्होंने मानवता कल्याण के लिए अपने उपदेशों और जागरण के माध्यम से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया। और बता दें कि उन प्रकाश पुंज में अब गुरु नानक देव के नाम से जानते हैं। और इस मौके पर मुख्य रूप से श्रीमती रिसाल कौर जी, जो कि चमन सिंह, मेहंदी अक्षत चौधरी और सौरभ सिराव, मुकुल चौधरी, उपेंद्र, विशाल धर्मा, ओमपाल सिंह और तेजपाल सिंह, रामपाल सिंह, आशीष शर्मा सरदार, गुरमीत सिंह सरदार, मोहन सिंह सरदार, शरद सिंह सरदार, गुरुप्रीत सिंह, बता दें कि तमाम सरदार, हरपाल सिंह, मनोज चौधरी, सोनू चहल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खबर अमरोहा से है, जहां पे बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अमरोहा में अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा जनपद में पुलिसकर्मियों द्वारा अनुशासन, उच्च कोटि की शारीरिक दक्षता और टर्न आउट और समाज के भय मुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद अमरोहा के प्रत्येक थानों पर साप्ताहिक शुक्रवार को परेड के खुले स्थानों पर आयोजन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें जनमानस को पुलिस बल की मौजूदगी का आभास हो सके। और इसी क्रम में आज दिनांक 26/12/2025 को जनपद अमरोहा के प्रत्येक थाना पर साप्ताहिक शुक्रवार को परेड का आयोजन किया गया। और इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने हेतु दौड़ लगवाई गई। आपको बता दें कि ड्रिल कराया गया, वहीं पुलिसकर्मियों को शस्त्र और प्रशिक्षण, शस्त्र अभ्यास वहीं कराया गया। अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने और विषम परिस्थितियों में निपटने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर सीतापुर से, जहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर पहुंचे जिलाधिकारी राजा गणपति। जी हां, आप बता दें कि लगभग 1 घंटे तक स्वास्थ्य सुविधाओं का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी के आने से भनक लगती, भारी संख्या में अस्पताल पहुंचे फरियादी। गल्ला मंडी तंबौर के धान तौल नहीं होने के चलते परेशान किसानों ने लगाई गल्ला मंडी निरीक्षण करने की गुहार। सभी की शिकायतें सुनकर डीएम ने दिया शिकायतों को जल्द समाधान होने का आश्वासन। जनपद के कस्बा तंबौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे जिलाधिकारी राजा गणपति आर। खबर बहराइच से, जहां पे नकली शराब के अब कहते हैं कि बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। जिक मुख्य जो बता दें कि आरोपी सरगान पुलिस के पकड़ से दूर बताया जा रहा है। बहराइच में अंग्रेजी ब्रांड की नकली शराब की बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी कंपोजिट दुकान से चल रहा था नकली शराब का बड़ा कारोबार। दुकान मालिक और मुनीम के गठजोड़ के चल रहा था असली ब्रांड के नाम पर नकली शराब बेचने का काला कारोबार। जी हां, अखबारी विभाग की टीम छापा मार कर किया नकली शराब की गोरख धंधे का बेनकाब। सरकारी शराब की कंपोजिट दुकान से बरामद हुई भारी मात्रा में तमाम नाम अंग्रेजी ब्रांडों की नकली शराब। 31 दिसंबर तक साल पर नकली शराब खपाने की तैयारी पर फिरा पानी। जी हां, मौके के शराब विक्रेता दिव्यांश जायसवाल गिरफ्तार हुए। दुकान का मालिक अनुराग जायसवाल भी फरार बताया जा रहा है। दोनों आरोपी पर दर्ज हुई तमाम संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज। जरवल कस्बे सरकारी कंपोजिट दुकान से चल रहा था नकली शराब बेचने का कारोबार। मोटी रकम कमाने के चक्कर में आरोपी कर रहे थे। बता दें कि मैकासों की सेहत के साथ खिलवाड़ पुलिस कर रही है। नकली शराब के सिंडिकेट से जुड़े मुख्य सरगना अनुराग जायसवाल की तलाश में जुटी हुई है।
खबर चंदौली से, जहां पे उच्चकों ने कार शीशा तोड़कर नकदी का किया हाथ साफ। जी हां, बैग में रखा 25,000 रुपए लेकर उच्चके हुए फरार। कार मालिक ने घटना के बारे में डायल 112 को दी सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उच्चकों की पहचान करने में जुटी हुई है। मुगलसराय कोतवाली के कैलाशपुरी एरिया की पूरी घटना बताई जा रही है। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। राजेश गुप्ता, पटेल नगर, मुगलसराय। ये मेरा कार्यालय है। मैं यहाँ शाम को करीब बैठा हुआ था। क्या घटना हुई है? 6:50 में जब मैं निकला घर जाने के लिए तो अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी में जब अंदर बैठ के दरवाजा बंद किया तो कुछ शीशे टूटने की आवाज आई। जब मैं उतरा देखा गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। उसमें मेरा एक बैग था जो गायब पाया गया। उसमें करीब 25,000 के आसपास नगद रुपए थे, ऑफिस के पेपर्स थे। उसके बाद 112 नंबर को बुलाया गया, जांच चल रही है। और वो बैग जो है, मैंने स्टाफ को दौड़ाया तो वो बैग मेरे को वी मार्ट के पास बाहर पड़ा मिला, जिसमें से पैसे निकाल लिए गए। खाली बैग फेंक के चले गए। यही घटना है। खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, शौच से निकले युवक पर सिवान अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। ग्रामीणों ने सीएचसी थानापुर पहुंचाया। हालत नाजुक बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में किया रेफर। बिगड़ती हालत देख प्राथमिकता उपचार के बाद जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने बताया कि सिर और पीठ पर कई जगह है चाकू के चोट के निशान बताए जा रहे हैं। हालत गंभीर भी बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर और वही जांच शुरू कर दी है। सीओ संडी क्लियर अस्पताल पहुंची। हालत को लिया जायजा। हमलावरों की तलाश में पुलिस टीम गठित हो गई है। धानापुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। सर, एक चाकू से हमला किया हुआ घायल युवक आया है जिला अस्पताल में, क्या स्थिति? एक मिथिलेश राम 25 साल उम्र का एक लड़का धानापुर रहने वाला है। वो हमारे पास एम्बुलेंस द्वारा लाया गया और प्राथमिक उपचार देके धानापुर सीएचसी से रेफर किया गया था हमारे यहाँ। और यहाँ देखने के उपरांत उसके शरीर में बहुत सारे चाकू के निशान थे, खासकर पीठ पे और सर पे। और उसको प्राथमिक उपचार देके उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और संभावना थी कि शायद अंदर खून का रिसाव हो रहा है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर अरविंद कुमार पड़ेगा। आपके भाई पर चाकू से हमला हुआ है जी। कैसे हुआ? वो सर अपने खेत पर गए थे फ्रेश होने के लिए और हम घर पे थे नहीं। हम कहीं रिश्तेदारी में गए थे, हमको पता चला, मैं आया। मैं यही चाहता हूँ, प्रशासन से निवेदन है मेरा कि उसके आगे कड़ी से कड़ी। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई विवाद रहा है और हमलावर को पहचानते हैं आप लोग? सर अब वही बताएगा, हमारा भाई बता पाएगा, हम तो नहीं बता सकते। विवाद तो किसी से है नहीं। अब वो होश हवास में होगा तो बताएगा। आपके भाई क्या करते हैं? हमारा भाई पढ़ता है सर। खबर सोनभद्र से, जहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन जारी है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विहिप काशी प्रांत अध्यक्ष नरसिंह त्रिपाठी ने बताया कि बांग्लादेश में अराजकता तत्व बड़े समूह पर एकत्र होकर हिंदू समाज को निशाना बना रहे हैं। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार के संरक्षण में ये तत्व हिंदुओं का व्यापार लूट रहे हैं और हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और उन पर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं। उन्होंने हाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वहां हत्याएं हो रही हैं और नौजवान बच्चों को पेड़ से लटक कर
मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। उन्होंने इस घटनाओं को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि इन सब को लेकर केवल हिंदू समाज नहीं बल्कि पूरे विश्व समाज चिंतित है। विहिप और बजरंग दल इन अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ठोस निर्णय लेने की भी मांग कर रहे हैं। अब बता दें कि नरसिंह त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि अब केवल चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करता तो पूरा हिंदू समाज के युवा और बजरंग दल के नेतृत्व में बांग्लादेश और प्रस्थान करेगा। यह प्रदर्शन पूरे सोनभद्र जिले में आयोजित किया गया। बीते दिन मुख्यालय रेणुकोट, घराव और दूधी प्रदर्शन हुआ और आज ओबरा में यह प्रदर्शन किया गया। नरसिंह त्रिपाठी ने कहा कि यह केवल सांकेतिक प्रदर्शन है और इसके बाद हिंदू समाज इसे प्रैक्टिकल में लाने के लिए कार्य करेगा। यहाँ पर क्या इकट्ठा होकर क्या कारण है, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना परिचय बताते हुए पूरी बात बताएं संक्षिप्त। मैं नरसिंह त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत का धर्म प्रसाद प्रमुख। जब से बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट हुआ है, वहाँ की सरकार के इशारे पर वहाँ के सरकार से के संरक्षण में अराजक तत्व बड़े समूह के साथ एकत्र होकर हिंदू समाज के व्यापार लूट रहे हैं, उनकी माताओं बहनों का मान भंग कर रहे हैं, उनकी प्राणघातक हमला हो रही है उनके ऊपर, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो घटना हुई वह घटना अत्यंत ही निंदनीय है। निर्वस्त्र करके एक नौजवान लड़के को पेड़ में लटका कर मारा जाता है, मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है उसको। इस सब चीज़ों से लेकर के हिंदू समाज, पूरे देश का, पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू समाज आक्रोशित है और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कोई ठोस निर्णय इसके लिए करें, क्योंकि अब चेतावनी देने से नहीं होगा, अब आर पार की लड़ाई सरकार को लड़ना ही पड़ेगा। नहीं, ये मानने वाले नहीं हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हिंदू समाज का युवा बजरंग दल के नेतृत्व में बांग्लादेश के लिए प्रस्थान करेगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आज आप लोग इसी विषय को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर हम यहाँ एकत्र आए थे। पूरे सोनभद्र जिले में हो रहा है, हर जगह जो है। कल जिला मुख्यालय पे हुआ, घोरावल में हुआ, दूधी में हुआ, रेणुकूट में हुआ, आज ओबरा में है। लेकिन यह केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल में भी लाने का काम हिंदू समाज करने जा रहा है। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्या बात है, किस बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन अभी किया जा रहा था, अपना परिचय देते हुए बताइए। धन्यवाद। मैं विश्व हिंदू महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी आदित्यनाथ जी के संगठन का एक सिपाही हूँ और हमारे संगठन, तमाम हिंदू संगठन इसलिए आए हैं कि हम घोर निंदा करते हैं बांग्लादेश का। वह एक निसहाय, एक युवा को, एक दलित को मारते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। वह कहा कि सभी लोग सब धर्म का सम्मान करेंगे, इसके बाद पुलिस कस्टडी से उसको उठा के उसे मारते हैं, अधमरा करके उसे पेड़ में लटकाते हैं, उसके बाद आग लगाते हैं। हम घोर निंदा करते हैं बांग्लादेश का। अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, अब कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर हम पूरे हिंदू संगठन बांग्लादेश को कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम। खबर गाजियाबाद से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इंद्रपुरम तुलसी द्वारा दिवस के अवसर पर एक भव्य और प्रेरणादायी तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्देश्य सनातनी परिवारों को तुलसी माता के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से अवगत कराना तथा उन्हें अपनी सनातन परंपराओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में अंतर्गत बताया है कि लगभग 250 तुलसी पौधे का वितरण किया गया तथा 1000 से अधिक सनातनी माताओं, बहनों, बच्चों और पुरुषों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया। श्रद्धा और आस्था के प्रतीक स्वरूप प्रत्येक परिवार को तुलसी माता का पौधा भेंट किया गया और नियमित रूप से तुलसी पूजन करने का संकल्प भी लिया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।